हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट कर लिया था और आपको शायद कल मैंने थोड़ा पहले फ्री कर दिया था। आप लोग कह रहे थे कि जन्माष्टमी है तो हमें पहले फ्री कर दें। तो मैंने कल आपको एक टॉपिक बोला, को क्या पढ़ना है बच्चों बताओ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलो बच्चों? मेटेलिक बॉन्ड है ना? हेडिंग डाल दीजिए मेटेलिक बॉन्ड। सारा खान बेटा मेटेलिक बॉन्ड हुआ नहीं है, मेटेलिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड करते हैं। ठीक है सारा खान, अभी पहले अपन मेटेलिक बॉन्ड कर ले फिर आयनिक बॉन्ड करेंगे। ठीक है तो हेडिंग डालो बच्चों मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड आप हेडिंग डालिए बच्चों। देखो बच्चों मेटल के क्रिस्टल होते हैं। मेटल का क्रिस्टल होता है बच्चों, जैसे आपके पास आयरन की एक सीट है, एक चद्दर है, एक लेयर है। ठीक है आपके पास गोल्ड है, आपके पास सिल्वर है। तो एक मेटेलिक क्रिस्टल में दो मेटल एटम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, जो उनको आपस में होल्ड किए हुए रख। बोलो बच्चों, ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो मेटल एटम्स को आपस में होल्ड किए हुए रखता है। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? उस फोर्स को अपन बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है तो लिखो बच्चों, लिखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among metal atoms, among metal atoms in a metallic crystal, in a metallic crystal is known as metallic bond, is known as metallic bond. आगे लिखो, its nature neither ionic, its nature neither ionic, its nature neither ionic nor covalent. its nature neither ionic nor covalent. आगे लिखो, आगे लिखो, it is a non directional bond, it is a non directional bond, it is a non directional bond it is a non directional bond and its property and its some properties and its some properties can be explained by electron C model or free electron model, electron C model और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। इससे अपन, अब मैं आपको जो पॉइंट्स लिखाए ना बच्चों वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक जो हमने पॉइंट्स लिखे ना उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है चलिए बच्चों सुनो। सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, मेटल्स इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? आप बता सकते हैं? मेटल्स इस दुनिया में किसके लिए फेमस होते हैं बच्चों बताओ? मेटल इस दुनिया में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए फेमस होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए फेमस होते हैं ना। तो
फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर की, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी वैल्यू बच्चों, 10 के पावर 25 टू 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चों समझो, मान लो ये मेरे पास सोडियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ये ऐसे गया, इस तरह से गया बच्चों। अब देखो बेटा, ये तो कन्वर्ट हो गया केटाइन और ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया। आपको पता है बच्चों, वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको ये बोलते हैं क्या? कर्नल। तो ये मैंने एटॉमिक सेक्शन में पढ़ाया था बच्चों, एटॉमिक सेक्शन में बताया था आप लोगों को। और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब देखो समझो, अब होता है क्या बच्चों, सपोज मैं इसको एक इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या है कि ये इस तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है खूब सारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर बना हुआ है, ठीक है। इनके बीच बीच में इस तरह से ये सोडियम एटम, सॉरी सोडियम कैटाइन है, Na+ आयन है, ठीक है। ये इस तरह से Na+ आयन है बच्चों। अब जस्ट लाइक इसको आप ऐसे इमेजिन करो, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, गुलाब जामुन जो होते हैं, है ना, तो गुलाब जामुन किस में डिप किए होते हैं? चाशनी के अंदर डिप किए होते हैं। राजभोग होते हैं वो भी डिप किए होते हैं चाशनी के अंदर। जस्ट लाइक वैसे ये कुछ दिख रहा है आपको, है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका दिमाग तो खराब नहीं हो रहा? भूख तो नहीं लगी किसी को? बोलो। अरे किसी को भूख तो नहीं लगी ना? ठीक है फिर, ओके। तो अब समझ में आ गया बच्चों क्या हुआ? यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये रोनिक पोपली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये कैटाइन है। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि यहाँ क्या है, देखो देखो बेटा, ऑफलाइन लंबा चले तब तो खुशी है, कोई महीने भर चल जाए वापिस कोरोना आ जाए तब मजे वाली बात नहीं, अब लंबा चले बंद ना हो तब तो मजे वाली बात है। अब देखो बच्चों सुनो, अब जो ये आपका कैटाइन और इलेक्ट्रॉन है ना, कर्नल और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को अपन मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। आगे क्या समझ में? तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, जिधर इसकी इच्छा हो, जहां इसको जाना हो है ना, जहां इसको जाना, ये रैंडम मूवमेंट दिखा सकता है, जहां इसकी मुझे तो इस डायरेक्शन में जाना, इस डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकता है बच्चों। डायरेक्शन नहीं है तो ये डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल हुआ? ये डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल हुआ? नॉन डायरेक्शनल हुआ। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? अच्छा अब एक बात हो बच्चों, देखो मैंने ये बोला कि इसका नेचर ना तो आयनिक है ना ही कोवेलेंट है। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है बच्चों, पता है क्या? आयनिक बॉन्ड बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड किस बीच में बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल। या तो सिर्फ मेटल है, सिर्फ मेटल है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल्स के बीच में, है ना। ये दोनों नॉन मेटल भी नहीं है, तो ना ये आयनिक है ना ये कोवेलेंट है, कुछ बीच वाला होगा, कुछ बीच वाला होता है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया बच्चों, तो हमने क्या बोला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, आप लिखो बच्चों, लिखिए, मेटेलिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटेलिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटाइन
एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन मेटल कैटाइन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आर्यन मिस में मैंने ये बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज among metal atoms in a metallic crystal, among metal atoms in a metallic crystal is known as metallic bond। आगे लिखिए बच्चों, आगे लिखिए, all free electrons, all free electrons, all free electrons are delocalized, all free electrons are delocalized। ये delocalized समझते हो, देखो एक वर्ड तो होता है लोकल, है ना, लोकल मतलब जहां है वो वहीं के वहीं रहते हैं, एक डीलोकलाइज्ड, है ना, डीलोकलाइज का मतलब एरिया फिक्स नहीं है ना, लोकल का तो मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे रहता है, डीलोकलाइज का मतलब पर्टिकुलर पे नहीं रहेगा, वो घूमता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इनकी एक जगह फिक्स है या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स है या घूम रहे हैं? घूम रहे हैं ना, तो ये लोकलाइज नहीं हुए, ये फिर क्या हो गए, ये डीलोकलाइज्ड हो गए बच्चों, ये मूविंग स्टेट में है ना। तो आपने क्या लिखा, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। आगे लिखो, आगे लिखो, ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, due to these free electrons we can explain, we can explain thermal and electrical conductivity, thermal and electrical conductivity, thermal and electrical conductivity, specific metallic luster, specific metallic luster, due to these free electrons we can explain, we can explain thermal and electrical conductivity, specific metallic luster, specific metallic luster, full stop। ब्रिकेट में लिखो बच्चों, ब्रिकेट में लिखो, ऑसिलेशन ऑफ, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन समझो ना, ऑसिलेशन मूवमेंट, ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर दीज प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चों सुनो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चों, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, जैसे ही इसको एनर्जी मिली, बोलो ये क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा बच्चों, चला जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट से इसको वापस नीचे भी आना पड़ेगा, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और इस रिलीज्ड एनर्जी के कारण मेटल की स्पेसिफिक लस्टर आती है। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड की जो लस्टर होती है, गोल्ड की सिल्वर की जो लस्टर होती है वो इसी कारण होती है ना, आप किसी मैरिज पार्टी में गए हो और वहां पे खूब सारी लाइटिंग हो, और अगर किसी ने गोल्ड या सिल्वर बहुत ज्यादा पहन रखा है तो वो अलग ही दिखेगा ना। क्यों दिखेगा, क्योंकि मेटल के ऊपर जैसे लाइट गिर रही है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, तो वो अलग सी लस्टर दिखेगी। बोलो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ये बात समझ में आ रही है? आगे बात समझो बच्चों,
आगे क्या? चलिए बच्चों, अब आप हेडिंग डालो। हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मेटेलिक बॉन्ड। हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड की बात करते हैं बच्चों। देखो, जो मेटेलिक बॉन्ड है ना बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? वो है बच्चों, देखो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल, है ना। जितनी ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, पहले ये लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये लिख लो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए बच्चों, एक बात बताओ, आपके जो एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल्स वो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो काफी हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। इवन दो सोडियम जो होता है ना, सोडियम को आप आराम से नाइफ से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो। अपन उसको चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से, एकदम जैसे अपन काटते हैं ना, पनीर को काटते हैं, चीज को काटते हैं, उसकी तरह उसको अपन कट कर सकते हैं आराम से, इतने सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं बच्चों, बता सकते हो आप? क्यों सॉफ्ट होते हैं इस ब्लॉक के मेटल? देखो, आपको अगर पता हो तो, जैसे फर्स्ट ए जो है, फर्स्ट ए का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, सेकंड ए का होता है NS2। तो यहाँ मेटेलिक बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा? NS ऑर्बिटल बनाएगा ना, ऑर्बिटल बनाएगा, NS ऑर्बिटल बनाएगा। और S ऑर्बिटल में आपको पता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती नहीं है। S ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो बॉन्ड अपना आप ही क्या हो गया बच्चों? बात समझ में आएगी? समझ में आ गया? तो लिखो बच्चों, लिखिए, देखिए, एस ब्लॉक मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, metals are very soft because metallic bond is formed by, because metallic bond is formed by because metallic bond is formed by non-directional s orbital, non-directional s orbital, non-directional s orbital। बच्चों समझ में आया मामला? अब देखो बच्चों, जैसे सपोज मैं आपके सामने ये बात करता हूँ, लिथियम लिथियम, सोडियम सोडियम, पोटेशियम पोटेशियम, रुबीडियम रुबीडियम, सीजियम सीजियम, ठीक है। देखिए, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग के लिए ऑर्बिटल कौन सी बजा रहे हैं? देखो बच्चों, इसका 2s काम आ रहा है, 3s काम आ रहा है, 4s काम आएगा, 5s 5s काम आ रहा है, 6s काम आ रहा है। अब बताओ, जैसे जैसे आप इधर जाओगे बच्चों, है ना, आप मुझे बताओ बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी ना, क्योंकि बच्चों साइज काफी बड़ा हो जाएगा। साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना बड़ा होगा, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। समझ में आया मामला?
समझ में आया बच्चों मामला? तो अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, तो मैं कह सकता हूं सॉफ्टनेस ऑफ मेटल। बोलो बच्चों, मेटल बहुत सॉफ्ट होता जाएगा, सॉफ्टनेस राइज होती जाएगी ना। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो रहा है। देखो 1s और 6s, 6s का साइज तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा ना। बोलो बच्चों, तो आप ये भी कह सकते हो कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होते जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होते जाएंगे ना। हो गया बच्चों? हो गया बेटा? अब बताओ बच्चों, बताओ मुझे एक आमार बताओ। देखो मैं अगर आपसे पूछूं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, तो सेकंड ए की मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट ए से ज्यादा आती है बच्चों। क्यों आती है बता सकते हैं आप? सेकंड ए की मेटेलिक स्ट्रेंथ फर्स्ट ए से ज्यादा आती है, क्यों आती है बता सकते हैं आप? देखो बच्चों, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। यहाँ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। आप बताओ चलो, एस ब्लॉक का सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा होगा? एस ब्लॉक का सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा होगा? वेरी गुड, बेरिलियम होगा बच्चों, है ना। बेरिलियम होगा, बेरिलियम होगा बच्चों। सबसे छोटा है साइज में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो लिखो बच्चों, लिखिए बेरिलियम इज हार्डेस्ट मेटल ऑफ, बेरिलियम इज हार्डेस्ट मेटल ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है ना, बेरिलियम इज हार्डेस्ट मेटल ऑफ एस ब्लॉक। आगे लिखो बच्चों, लिखिए एल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, alkali metals are very soft and we can cut these metals by knife easily because only one electron participates in metallic bond formation, समझ में आ गया बच्चों? एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना।
चलो अब बच्चों एक बार बताओ, एक हमारे पास एस ब्लॉक के मेटल है, एक हमारे पास डी ब्लॉक के मेटल है। एक हमारे पास एस ब्लॉक के मेटल है, एक हमारे पास डी ब्लॉक के मेटल है। कौन से मेटल ज्यादा हार्ड होंगे एस और डी में से बताओ? डी ब्लॉक के मेटल हार्ड होंगे ना। आयरन काफी हार्ड होता है, सोडियम, और उनसे आप नॉर्मली आप उसको कट नहीं कर सकते। तो बच्चों बताओ डी ब्लॉक के मेटल हार्ड क्यों होते हैं, बता सकते हैं आप? डी ब्लॉक के मेटल्स के मेटेलिक बॉन्ड में देखो बच्चों क्या होता है, समझना। देखो बच्चों एस ब्लॉक में तो आपका एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। डी ब्लॉक में देखो बच्चों क्या होता है ना, डी ब्लॉक में बच्चों n-1d और ns दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान में होता है क्या बच्चों, n-1d और ns की एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। ns और n-1d की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। आपको पता है जैसे जैसे n की वैल्यू राइज होती है तो सक्सेसिव एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होता जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बढ़ा था क्या? फर्स्ट में एनर्जी -13.6, सेकंड में -3.4, डिफरेंस कम होता जाता है बच्चों, होता जाता है ना। वेरी गुड। तो इसमें देखो बच्चों ये भी पार्टिसिपेट करता है। अब आप बताओ डी में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? डी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। उस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो लिखिए बच्चों, लिखिए देखिए in the metallic bond of d block metals, in the metallic bond of d block metals, n-1d, n-1d and ns orbital participate because both orbitals have similar energy, both orbitals have almost similar energy, लिख लो almost similar energy। आगे लिखिए due to directional property of d orbital, due to directional property of d orbital, d block metals have high bp, mp, high bp, mp and density than s and p block metals, बच्चों यहां तक समझ में आया? बच्चों यहां तक समझ में आया? डी ब्लॉक के मेटल्स कंपैरेटिवली हार्ड होंगे, ठीक है भैया। चलो बच्चों अब समझते हैं बेटा। चलिए अब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं मैं आपको। देखो सुनो, मेरे पास ये देखो बच्चों, ये 3D सीरीज है बच्चों, जानते होंगे आप। इनका कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना सिखाया था आपको, 3D1, 3D2, 3D3,
TD5, TD5, TD6, TD7, TD8, TD10, TD10, फिर 4s2, ये बच्चों मेरे पास। अब देखिए बेटा, अब क्या क्या काम की बातें हैं वो अपन जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो मैंने इनको बॉक्स में बंद किया, एक मैंने इसको बॉक्स में बंद किया, और एक इनको किया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप बताओ बच्चों, वोलेटाइल मेटल्स कौन से थे? वोलेटाइल मेटल्स कौन से थे? ZnCdHg थे ये बच्चों। देखो बच्चों, ZnCdHg ये वोलेटाइल मेटल्स हैं, याद है क्या? बहुत जल्दी वेपर बना लेते हैं, है बच्चों। तो ये वोलेटाइल मेटल क्यों है? देखो बच्चों, इनमें क्या होगा, वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड, है ना बच्चों? क्यों? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 0 है। एक बात हो बच्चों, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d10 4s2, 3d10 4s2 दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? दिख रहा है क्या? 3d10 4s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। 3d10 4s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो। तो अब ये बताओ बच्चों, जब ये पहले से स्टेबल है तो ये बॉन्ड बनाने की इच्छा रखेगा क्या? जब ये पहले से स्टेबल है तो बॉन्ड बनाने की इच्छा बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी, है ना? समझ में आ गया मामला? समझ में आ गया? तो मेटलिक बॉन्ड बहुत वीक होगा, मेटलिक बॉन्ड बहुत वीक होगा, तो ये बहुत जल्दी वेपर फेज में आ जाते हैं, इसी को अपने वोलेटाइल बोला। अब मुझे बताओ, जब मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी या कम होगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी? बॉन्ड वीक है तो एटम दूर दूर रहेंगे ना, एटम के जो बीच की डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो, मेटेलिक रेडियस की बात करें तो देखो बच्चों, जिंक की मेटेलिक रेडियस कॉपर से ज्यादा होती है बच्चों, बताओ ऐसा समझ में आया आपको? जिंक की मेटेलिक रेडियस कॉपर से ज्यादा होती है बच्चों, समझ में आया? जनरली इधर जाते हैं तो मेटेलिक रेडियस डिक्रीज होती है, लेकिन जिंक की ज्यादा है बच्चों, क्यों? कॉपर में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है। अरे कॉपर में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? बोलो। अच्छा, सेकंड अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैं कहता हूं भैया मैग्नीज की क्रोमियम से ज्यादा है, इवन दो मैग्नीज की Fe से भी ज्यादा होती है, मैग्नीज की क्रोमियम से ज्यादा बच्चों, है कि नहीं है? अरे मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, स्टेबल है क्या? 3d5 4s2, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है क्या? देखो बच्चों, अगर किसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब ज्यादा होगी तो रेडियस कम आएगी। ये वाली चीज है ना, ये एलन की टेस्ट सीरीज में बहुत पूछते हैं। आया होगा इस पे क्वेश्चन बच्चों? अरे इस पे क्वेश्चन आया होगा। मैंने बात मेटलिक रेडियस की है, बोलो समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? बोलो तो सही।
हाँ भैया, अब एक बात और सुनो, आप मुझे बताओ बच्चों, पीरियोडिक वाले में आया था क्या? फिर एक बात हो बच्चों, लेंथेनॉइड्स में सबसे बड़ा साइज किसका बताया था बच्चों, बताओ। लेंथेनॉइड्स में मैंने सबसे बड़ा साइज किसका बताया था? आपको मैंने बोला था यूरोप घूम के आना, है ना? यूरोपियम का बताया था बच्चों। अब समझो, देखो बच्चों, क्या यूरोपियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? क्या यूरोपियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यूरोपियम का मेटलिक बॉन्ड बहुत वीक होगा, तो इसकी इसकी जो रेडियस आएगी वो काफी ज्यादा आएगी ना? बोलो बच्चों, ज्यादा आएगी ना? आएगी क्या? बोलो, लिखो बच्चों, लिखो। इन lengthenoids, in lengthenoids europium has the largest size. In lengthenoids europium has the largest size. because of weak metallic bond, due to stable configuration, due to stable configuration. ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना बाबू? अब बताओ बच्चों, इस 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं? 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं बच्चों, बताओ। कहां दिख रहे हैं बच्चों? क्रोमियम में, देखो बेटा, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में। देखो 3D54S1 है कि नहीं है बच्चों? तो लिखो बच्चों, पहले फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। देखो बच्चों, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन have highest melting point, have highest melting point in a respective in a respective d block series, in a respective d block series due to due to due to maximum number of metallic bonds, due to maximum number of metallic bonds. Chromium, molybdenum, tungsten have highest melting point in a respective d block series, in respective d block series, because they form because they form maximum number of because they form maximum number of metallic bond. अब ये क्या बनाया बच्चों, देखो सुनो, अरे बेटा 2 बार रिपीट कर चुका हूं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट
in their respective d block series because they form maximum number of metallic bond. देखो बच्चों, इस सीरीज को समझने की कोशिश करो। ये क्या बनाया मैंने? देखो बच्चों, स्कैंडियम से क्रोमियम तक राइज कर रहा है क्या? स्कैंडियम से क्रोमियम तक राइज कर रहा है क्या? अरे राइज कर रहा है। क्यों राइज किया समझ में आया? क्यों राइज किया समझ में आया? अरे क्यों राइज किया? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स राइज हो रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स राइज हो रहे हैं, ठीक है ना? हो रहे हैं बच्चों। देन डिक्रीज हो गया। देन डिक्रीज हो गया क्योंकि मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों, वो क्या होगा? वो कम होगा ना। ये ध्यान रखना, मैंने किसके लिए बनाया है ये बच्चों? ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट। फिर देखो बच्चों, Fe कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, याद है क्या? Fe कोबाल्ट निकल की तो एटॉमिक रेडियस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती थी, याद है बच्चों? Fe कोबाल्ट निकल की तो एटॉमिक रेडियस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती थी। एंड देन देखो नीचे जाते जाते कम हो गया। देखो बच्चों, ये जो ग्राफ मैंने बताया है ना, ये क्लास 12th में आपके सामने आएगा। ये क्लास 12th में एक टॉपिक है बच्चों, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखो बच्चों, ये ग्राफ दिख रहे हैं आप लोगों को? ये देखो नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये ग्राफ देखो बच्चों इस तरह से। देखो क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे से दिख रहा है? बच्चों ये 12th में आएगा, ये 12th में आएगा, ठीक है ना? तो कोरिका पारिक, बेटा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी 2-3 दिन से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है? चलो, तो बच्चों मेटेलिक बॉन्ड तो इतना ही है। अब आप हेडिंग डालो बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। हेडिंग डालो बच्चों, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों, ये बॉन्ड में तो अपना लास्ट टाइप है। इसके बाद एक टॉपिक आपका बचता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना? इसके बाद क्या बचता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बस इतना ही बचता है केमिकल बॉन्डिंग में। वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग काफी कंसाइज करवाया आप लोगों को। जनरली केमिकल बॉन्डिंग जो मैं पढ़ाता हूँ वो कम से कम 1.5-2 महीने चलता है, लेकिन मैंने आपको काफी कंसाइज वे में करवाया, फिर भी आपको बड़ा लग रहा होगा। अरे बेटा इतना पढ़ लो वो ही बहुत है, ये भी बहुत है। इसको भी पढ़ लोगे ना तो कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपको। आपकी फिर भी कॉपी भर गई होगी काफी सारी। हाँ भैया लिखो, लिखिए केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by the complete transfer, by the complete transfer of electrons
of electrons, chemical bond which is formed by the complete transfer of electrons in order to complete in order to complete their octet is known as ionic bond. आयोनिक बॉन्ड आगे लिखो. This bond is formed by between metal and non-metal, oblique electropositive and electronegative element, electropositive and electronegative element, oblique cation and anion, आगे लिखो. Mostly S block metals, mostly S block metals form ionic bond. Mostly S block metals form ionic bond. आगे लिखो बच्चों. अब मैं सारा ये समझाऊंगा, आपको घबराओ मत, सारा मैं बता दूंगा होता है क्या है. हेडिंग डालो इलेक्ट्रोवैलेंसी. हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखिए. number of electron which are lost or gained by an element during ionic bond formation. During ionic bond formation is known as electrovalency. हाँ भैया, चलिए अब जो जितना मैंने लिखा है ना उसको मैं पहले यहां तक एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो सुनो, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों NaCl का.
देखो मेरे पास ये Na है 281, ये Cl है 287 है बच्चों। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है सोडियम को। तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल है ना, सोडियम के आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक को लूज कर देगी, ये इसको लूज कर देता है। देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से अगर Cl की तरफ चले जाते हैं, है ना, तो क्या होगा अल्टीमेटली, देखो Na कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में, Cl कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में, हो गया क्या। और प्लस और माइनस के बीच में जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है इनके बीच में, यही तो आयनिक बॉन्ड है। इसी को तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, इसी को तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, समझ में आया, बच्चों समझ में आया। तो अब जैसे देखो Na प्लस बना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 28, इसका क्या हो गया, यहाँ से एक कम हुआ, यहाँ से एक बढ़ गया, 28 एंड 288 हो गया। बच्चों ये समझ में आई बात। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na एंड Cl, क्या दोनों की 1 है क्या, क्या दोनों की वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है क्या, है बच्चों। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, खत्म, इतनी सी तो बात है। चलो अब बताओ, मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉन्फ़िगरेशन ये बच्चों, कैल्शियम का ये, ऑक्सीजन का ये बच्चों, है बेटा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बोलो बच्चों, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे बच्चों, इधर ट्रांसफर होंगे, होंगे। तो देखो बच्चों, कैल्शियम तो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम +2 में, और ये कन्वर्ट हो गया O-2 में। तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, CaO, ये क्या मिल गया, ये हो गया 28, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी, तो सही करना बेटा मैंने, है ना, गलत लिख दिया है। ये किया बच्चों, और ये हो गया देखो आपका 28। तो अब बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या आएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, दोनों की 2 आएगी क्या, दोनों की 2 आएगी बच्चों, ठीक है। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं लेता हूं बच्चों AlF3, नेक्स्ट मैं लेता हूं AlF3। बच्चों बताओ एल्यूमिनियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जानते हैं आप, 283 होता है क्या, 283 होता है बच्चों। अब देखो बेटा, ये एक्चुअली 3 फ्लोरीन को देगा, है ना, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, अरे तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एक फ्लोरीन तो एक ही ले पाएगा ना, अरे एक फ्लोरीन तो एक ही ले पाएगा ना, बोलो बच्चों। तो आप मुझे बताओ, ऐसा करने से क्या बना, ऐसा करने से बना Al+3 एंड 3F-, बन गया AlF3 बन गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, इसका भी हो गया 28। तो बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी आई 3, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन कितनी आई 1। यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई, बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आ गई। पक्का, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन करेगा, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो आगे चले बच्चों, अगर नोट कर लिया हो तो आगे चले।
कोई बच्चा है जिसने नोट नहीं किया, जल्दी से बोल जाए, नहीं तो फिर मैं हटा रहा हूं। अब हेडिंग डालो बच्चों, लिखो, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, formation of ionic bond can be explained by, formation of ionic bond can be explained by Born-Haber cycle. Formation of ionic bond can be explained by Born-Haber cycle. अब ये बोर्न-हेबर साइकिल क्या होता है बच्चों, इसको समझ लीजिएगा। बोर्न-हेबर साइकिल क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा ढंग से। चलिए बच्चों सुनो, सबसे पहले आप एक हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या है ये मैं समझाता हूं। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या होता है बच्चों, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों ये क्या है, इसको समझना ढंग से। देखो, स्टैंडर्ड का मतलब ऐसी कंडीशंस जो हम लोगों ने मान रखी है। स्टैंडर्ड का मतलब ऐसी कंडीशंस जो हम लोगों ने अज्यूम कर रखी है, मान रखी है। कौन सी होती है बच्चों, जानते हो आप? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है जानते हैं आप? 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ठीक है ना। अच्छा, मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल होता है, ठीक। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। अब तो कुछ समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल जब आप कंपाउंड बनाओगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में जब आप 1 मोल कंपाउंड बनाओगे तो जो एंथैल्पी या जो एनर्जी में चेंज आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं बच्चों। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? लिखो बच्चों, लिखिए, लिखिए एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, enthalpy change during formation of one mole of 1 mole of compound by using by using by using stable form of stable form of stable form of constituent elements by using stable form of constituent elements। अब बच्चों ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, पहले डेफिनेशन को समझ में आई क्या? अरे इस नाम का मीनिंग समझ में आया क्या? बोलो, अरे नाम समझ में आया क्या? बोलो। देखो, स्टैंडर्ड का मतलब ये कंडीशन है,
1 मोल, है ना। एंथैल्पी मतलब एनर्जी। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो सुनो, मान लीजिए मुझे NaCl की बात करनी है, तो बच्चों बताओ NaCl आपको रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट में मिलता है? NaCl रूम टेम्परेचर पर आपको कौन सी स्टेट में मिलता है? सॉलिड फेज में मिलता है। तो आपको बनाना भी सॉलिड फेज में। यहाँ लिखो, आगे लिख दो, एस लिख दो, सॉलिड फेज। इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है? बताओ बच्चों, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है NaCl के अंदर? Na और Cl है ना, एक सोडियम है, सोडियम एंड क्लोरीन है। सोडियम नेचर में कौन सी फिजिकल स्टेट में मिलता है बताओ? सोडियम नेचर में कौन सी फिजिकल सॉलिड में? हाँ जी, ये। अच्छा बच्चों बताओ, क्लोरीन की स्टेबल फॉर्म Cl होती है, Cl2 होती है? क्लोरीन की स्टेबल फॉर्म Cl होती है, Cl2 होती है? Cl2 होती है, ओके। अच्छा, इसकी फिजिकल स्टेट बताओ? गैसियस फेज। अब देखो बच्चों, हमें इसका 1 मोल बनाना है, तो इधर एक ही क्लोरीन चाहिए ना, इधर क्लोरीन आपकी, इधर सिंगल क्लोरीन चाहिए, इधर 2 क्लोरीन है। तो फॉर बैलेंसिंग मैं इसको ऐसा कर दूं क्या, हाफ लगा दूं बच्चों आगे, 1/2 कर दूं तो मामला सेट हो गया क्या? मामला सेट हो गया क्या? अरे बच्चों, मामला सेट हो गया क्या? इसको बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बेटा? चलिए मुझे एक बात बताओ, सपोज मुझे मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना है। देखो बच्चों, एक बात दिमाग में फिट रहे, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो रूम टेम्परेचर पर हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड हो रूम टेम्परेचर पर हमेशा सॉलिड स्टेट में ही मिलता है। तो ये, अब बच्चों बताओ इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से बताइए? इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से बताओ? मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन, ओके। मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में मिलता है? मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में मिलता है? सॉलिड। ब्रोमीन कौन सी स्टेट में मिलेगा? ब्रोमीन बताओ, ब्रोमीन कौन सी स्टेट में मिलता है? आपको पता है क्या, ये इस दुनिया का एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ये जो बच्चों गैसेस फेज लिख रहे हैं ना, उनके कान के नीचे एक लगाई ना खींच के, नानी याद आ जाएगी। इतना चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मर्करी एंड ब्रोमीन दो ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए भी ये बोल सकते हो आप। ठीक है, आया बच्चों समझ में? पहले ये समझ में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन कैसे लिख रहे हैं बच्चों? अरे बच्चों, समझ में आया क्या? चलो, ये दोनों लिख लिए, ये दोनों लिख लिए। अब मैं वाले को एक्सप्लेन करता हूं, NaCl वाले को मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों आपके सामने। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो सुनो, समझना बच्चों। सबसे पहले ये सोडियम है। सोडियम हमारे पास सॉलिड फेज में होता है, हम पहले इसको सॉलिड से बच्चों गैसियस फेज में लाना चाहेंगे। तो बच्चों बताओ, सॉलिड से अगर गैसियस फेज में लाना चाहोगे, सॉलिड से अगर गैसियस फेज में लाना चाहोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी बच्चों। कौन सी एनर्जी होगी? इसको बोलते हैं अपन, को बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, दैट इज SE, बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक, अब सोडियम गैसियस फेज में आ गया,
इस गैसियस फेज से एक इलेक्ट्रॉन हटा लेते हैं। तो बच्चों अब बताओ कौन सी एनर्जी होगी? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके हो। ये होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। कंफर्म? इतनी बात आपको समझ में आई? अब आओ देखो बच्चों, ये मेरे पास क्लोरीन है, हमें क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना है बच्चों। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ तो क्या बोलते हैं? तो बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहां पर भी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी ना। इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। इसको बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बीडीई। अब बात को समझना बच्चों, आप बताओ मुझे यहाँ पर कितने क्लोरीन चाहिए, 1 या 2? मुझे यहाँ पर 1 चाहिए या 2 क्लोरीन चाहिए? 1 चाहिए, अभी 2 है। तो 2 को 1 बनाना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूं क्या? इसको डिवाइड कर दूं तो बच्चों ये डिवाइड हुआ तो इधर भी तो ये डिवाइड हो जाएगा ना। भाई आप मान लीजिए कहते हो कि मार्केट में आप गए 1 kg शुगर के 40 रुपीज, आप कहते नहीं मुझे तो हाफ केजी चाहिए, तो हाफ केजी का आपसे 40 रुपीज नहीं लेगा, 20 रुपीज ही लेगा ना। हाफ केजी का 40 रुपीज नहीं लेगा, 20 रुपीज ही लेगा ना। समझ में आ गया? अब आओ बच्चों देखो, ये Cl है, इस Cl में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इस Cl में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया बच्चों। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं क्या बच्चों? बोलो, बोलते हैं। EGE ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लिख दिया। अब देखो बच्चों यहां से मिल गया Na प्लस आयन, यहां से मिल गया Cl माइनस आयन, मिल गया। ये दोनों आयन आपस में अपोजिट चार्ज के कारण क्या इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा? क्या इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा? अट्रैक्शन लगने का नहीं, इस तरह से कन्वर्ट हो गई NaCl में। हो गए बच्चों? हो गए? हो गए बेटा? अब देखो बच्चों, यहां जो एनर्जी देखो, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है और यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है, दोनों जगह एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको अपन बोलते हैं लेटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी। ये लेटिस क्यों बोला, लेटिस क्यों बोला समझ लीजिए। देखो, देखो बच्चों ये जो Na और Cl है ना, ये इस तरह से है बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। ये ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जब अरेंज होंगे ना तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगी, देखो समझना एक बार। ये इस तरह से, क्या आपको एक लेटिस दिख रहा है क्या? एक जाल की तरह दिख रहा है? ये देखो बच्चों ये आयन सब अरेंज होते हैं, एक लेटिस की तरह दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? इसलिए इसको अपने नाम देते हैं लेटिस एनर्जी। ये जब आयन्स अरेंज होते हैं तो एक जाल बन जाता है, एक लेटिस बन जाता है। बोली बोल,
फुटबॉल खेलते हो तो अपन लगाते हैं बच्चों, नेट लगाते हैं। नेट ऐसी दिखती है, अरे नेट ऐसी दिखती है क्या, बोलो बच्चों। बच्चों समझ में आया क्या? अरे समझ में आया। पहले बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अरे इसमें किसी को डाउट है क्या? बोल जाओ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में ये यूज आएगा। तो अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर आपसे एक बात करें बच्चों, देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। बच्चों ये नोट का मतलब ध्यान रखना, क्या होता है, नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है ना? तो आप बताओ बच्चों, कौन कौन सी एनर्जी काम में आई? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी। यही आई क्या? मैंने जो जो एनर्जी है सारी एनर्जी को मैंने एडिशन कर दिया बच्चों। ये देखो, सारी एनर्जी मैंने वहां लिख दी। अरे लिख दी क्या? अब देखो बच्चों, ये तो आप गिवन एनर्जी है, ठीक है? और ये जो एनर्जी है, ये कौन सी है? ये रिलीज्ड एनर्जी है। गिवन और रिलीज। अब बच्चों एक बार बताओ बच्चों, मैं ये बोलूंगा कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। बढ़िया की लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट है और ये प्रॉफिट है। बताओ बच्चों, कौन सा बिजनेस करना चाहिए? इनपुट ज्यादा हो आउटपुट कम हो, या इनपुट कम हो आउटपुट ज्यादा हो? बताओ। आउटपुट ज्यादा हो ना? तो बच्चों, आयोनिक बॉन्ड तभी बनेगा, आयोनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब ये एनर्जी ज्यादा हो और ये एनर्जी कम हो। सही बात है क्या? बोलो बच्चों। तभी बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे कि रिलीज एनर्जी मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी ये तो कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी ये ज्यादा होनी चाहिए। सही बात है क्या? क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? बच्चों ये समझ में आ गया है क्या, बोलो? तो बेटा नीचे लिखो, नीचे लिखो फिर। लिखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, released energy should be more, released energy should be more than given energy. Released energy should be more than given energy. Then given energy. बच्चों ठीक है क्या? अरे बच्चों ठीक है क्या? तो मुझे बताओ, अगर आपसे कोई बोले कि फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? सब्लिमेशन एनर्जी कम हो, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो, सॉरी ये कम हो, ये ज्यादा और ये ज्यादा हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बच्चों? अच्छा, अब एक चीज बताओ बच्चों, कौन से दो स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है? देखो दो स्टेप में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटिस एनर्जी, इन दो में हो रही है ना? इन दो में हो रही है ना? लास्ट टू में हो रही है ना बच्चों? लास्ट टू में हो रही है। अब एक चीज बताओ, आप लोगों को याद है क्या कि जब हम कोई पॉली नेगेटिव एनाइन बनाते थे, जब हम पॉली नेगेटिव एनाइन बनाते थे बच्चों, याद करो, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था पॉली नेगेटिव एनाइन, याद है? जैसे O से बनाओगे आप O-2, N से बनाओगे N-3,
सल्फर से बनाओगे S-2। याद है क्या बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनाइन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनाइन एंडोथर्मिक होता है। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे आप फर्स्ट से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जितनी एनर्जी पहले निकली उससे ज्यादा देनी पड़ती है, याद करो। बताया था क्या? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनाइन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये बात मैंने पीरियड टेबल में पढ़ाई थी। देखो, अगर याद नहीं है तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये जैसे फर्स्ट था, इसमें तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई -141 के आसपास। सेकेंड टाइम जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, तो बच्चों नियर अबाउट आपको 742 इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो, निकली तो इतनी थी और देनी इतनी पड़ गई, तो ओवरऑल ये वैल्यू किस में आ गई? अरे पॉजिटिव में आ गई ना। समझ में आया क्या? अरे बच्चों, समझ में आया क्या? फर्स्ट में जितनी एनर्जी निकली उससे ज्यादा एनर्जी हमें यहां देनी पड़ गई। बच्चों समझ में आया? तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर कोई पॉली नेगेटिव एनाइन है, अगर कोई पॉली नेगेटिव एनाइन है तो उसमें तो एनर्जी सिर्फ एक स्टेप में रिलीज होगी ना। फिर अगर कोई पॉली नेगेटिव एनाइन है, जिस पॉली नेगेटिव का मतलब -2 -3 -4 है ना, तो उसमें एनर्जी सिर्फ एक स्टेप में रिलीज होगी। कौन से स्टेप में बताओ? पॉली नेगेटिव एनाइन के केस में एनर्जी सिर्फ एक स्टेप में रिलीज होगी। कौन से केस में? कौन से स्टेप में रिलीज होगी? जल्दी बोलो। सिर्फ और सिर्फ लेटिस एनर्जी में रिलीज होगी। सिर्फ और सिर्फ लेटिस एनर्जी में रिलीज होगी, बाकी ओवरऑल सब जगह देनी ही पड़ेगी। देनी पड़ेगी ना। लेटिस में तो रिलीज होगी क्योंकि आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो लिखो बच्चों, लिखिए बच्चों, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड which have polynegative anion, ionic compound which have negative anion only has one exothermic step, only has one exothermic step, only has one exothermic step। ब्रैकेट में लिख दो लेटिस एनर्जी स्टेप, लेटिस एनर्जी स्टेप, and remaining all steps, and remaining all steps are, and remaining all steps are एंडोथर्मिक। एक मिनट बच्चों, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। and remaining all steps are एंडोथर्मिक। बच्चों ये बात समझ में आ गई क्या? अरे नवाबों, ये बात समझ में आ गई क्या जो मैं बोलना चाह रहा हूं? अरे लिवांस भार्गव, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में आएगी? मैं ओवरऑल कह रहा हूं ना, यहाँ जोड़ के देख क्या आ रही है। एक रुको, एक मिनट, आप थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको हाँ देखो बच्चों, मिल गया क्वेश्चन। ये आपसे क्या कहता है, मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या बोर्ड के ऊपर? ये आपके पास ये बुक होगी, आई थिंक काफी बच्चे करते होंगे, वीके जायसवाल वाली बुक। इसमें देखो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? ये कहता है, देखिए, कि डेल्टा एच एफ नेगेटिव ओनली ड्यू टू लेटिस एनर्जी, ओनली ड्यू टू लेटिस एनर्जी। ये दे रखे बच्चों, NaF Mg
Li3n and Na2s। बताओ क्या क्या आंसर होंगे इसमें? सिर्फ लेटिस एनर्जी का नेगेटिव आना चाहिए। बताओ, देखो इसमें एनाइन है F माइनस, मोनो नेगेटिव, पॉली नेगेटिव नहीं है, O माइनस 2, N माइनस 3, S माइनस 2। आंसर क्या जाएंगे? आंसर क्या जाएंगे? ये चले जाएंगे। ठीक है क्या? आ गया समझ में? तो चलो बच्चों, बाकी बातें अपन करते हैं कल। ठीक है ना? आपकी ऑफलाइन क्लास कल नहीं है, परसों से लगेगी बच्चों, 2 सितंबर से लगेगी। आपको मैंने एड्रेस और सारा सेंड कर दिया था, है ना? ठीक है बच्चों।